गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सो आज है 9 नवंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, हम बात करेंगे इस लेक्चर में इंटरनेशनल और नेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज की, जो कि इंपॉर्टेंट डेज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। अगर आप वीडियो पे न्यू है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को, आज का जो सेशन है उसे आप अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके। आज के लेक्चर में आप जान पाएंगे कि अभी हाल ही में जो है दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए होगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, और सुबह डेली मॉर्निंग में आप लोगों को वीडियो मिल ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या करना होगा, जय हिंद जय भारत लिखना होगा। यहाँ हम करेंगे सबसे पहले क्विक रिवीजन, क्योंकि क्विक रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम करेंगे कल का रिवीजन, जो कि है अभी युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण और शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो 6 नवंबर का दिन जो होता है वो पूरे विश्व भर में युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में जो पर्यावरण का शोषण होता है उसे रोकने के लिए मनाया जाता है। वहीं किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में को जो है कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 5 साल के लिए जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, याद रखिएगा अन्न योजना होगा न कि अन्य, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा अन्न योजना। वहीं भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो फ्रांस से जो है हम लोग अभी जो है 26 जो है राफेल समुद्री जेट को खरीदने की बात की गई है भारत के द्वारा। वहीं किसने जो है राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए बेसिकली दिशा निर्देशन में संशोधन किया है? तो यूपीएससी में किया गया है। साथ ही मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्ता निकाय को लॉन्च किया है? तो मेरा युवा भारत जो है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी युवाओं से संबंधित एक स्वायत्त निकाय को लॉन्च किया है। वहीं भूटान और भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो चीन के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे कि सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बन गया है आपका भूटान। वहीं अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग जो कि 9 से 10 नवंबर 2023 तक कहाँ होगी? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए अब करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे को जो है मनाया जाता है पूरे विश्व में मनाया जाता है। कब? तो 7 नवंबर के दिन को। कब? तो 7 नवंबर जो है बेसिकली क्या मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो देश में जो है प्रति वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं यहाँ पे जो है समय रहते इस घातक बीमारी की पहचान की जरूरत को समझने के लिए कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इस दिन जो है सरकारी अस्पतालों में लोगों को फ्री स्क्रीनिंग प्रदान किया जाता है, ताकि जो है हम ज्यादा लोगों को कैंसर से बचा सकें। इस दिन जो है वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के जन्मदिन होता है, इसलिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने जो है कैंसर से लड़ने में अहम योगदान निभाया था। वहीं इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष की बात करें तो 1975 में शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्या, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई बैट्समैन जो है टाइम आउट हुआ है। तो हाल ही में अभी टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में जो कि टाइम आउट हुए हैं बल्लेबाज। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखिएगा, एंजेलो मैथ्यू। क्या नाम है इनका? एंजेलो मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जरा इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली ये है क्या, टाइम आउट का नियम। और इससे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं श्रीलंका के कौन है। इनका नाम है एंजेलो मैथ्यू, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बैटर बने हैं। वही वर्ल्ड कप 2023 के अंतर्गत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में
दिल्ली में जो है अरुण जेटली स्टेडियम के दौरान उन्हें टाइम आउट घोषित किया गया है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं आईसीसी का टाइम आउट नियम क्या कहता है। तो आईसीसी के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसमें टाइम आउट भी एक प्रकार का आउट माना जाता है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे अगर हम बात करें आईसीसी के जो 40.40 के अनुसार बात करें यहाँ पे, तो विकेट गिरने के बाद अगर 3 मिनट के भीतर कोई बल्लेबाज अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इस विश्व कप में यह समय 2 मिनट का निर्धारित किया गया था। लेकिन क्या होता है, इस 2 मिनट के अंतर्गत जो है, इनका नाम है श्रीलंकन बल्लेबाज है जिनका नाम है एंजोले मैथ्यू, ये जो है 2 मिनट के अंदर फील्ड पर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए जो है इस नियम के अंतर्गत यदि बल्लेबाज जो है क्रीज पर आने में विलंबन करता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के द्वारा अपील किए जाने के बाद बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है बेसिकली अब तक के बोल सकते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में यहाँ पर कि टाइम आउट किया गया है किसी बल्लेबाज को। तो इनका नाम याद रखिएगा, श्रीलंका के हैं जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यू। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन रही हैं, कौन बनी है? तो आप लोगों को तो यहाँ पे इमेज देखकर क्लियर ही हो चुका होगा कौन है। बांग्लादेश की यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी भी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। तो शेख हसीना की बात करें तो ये शेख हसीना जो है अभी इनके द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला प्रमुख बनी है। तो आइए बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जरा जान लेते हैं। तो टाइम मैगजीन के द्वारा भी हाल ही में विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक यहाँ पर अपना काम कर रही है, और इन्हीं के द्वारा जो है अभी कवर स्टोरी को भी यहाँ पर अभी जो है इनके मैगजीन पर छापा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन के द्वारा बताया गया है। वहीं शेख हसीना की बात करें तो वर्ष जो फर्स्ट टाइम इनका बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में जो फर्स्ट सेशन रहा था इनका प्रधानमंत्री के तौर पर, तो वो कब से कब तक था? तो 1996 से लेकर 2001 तक था, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं वरना वही उसके बाद 2009 से जो है देश की अब तक ये क्या है, प्रधानमंत्री बनी हुई है। बेसिकली जो है इनके साथ 2 बोल सकते हैं कि कार्यकाल को पूरा किया जा रहा है, और यहाँ पे जो इनका जो सेकंड कार्यकाल चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो इनका नाम है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की हैं। वहीं शेख हसीना के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में क्या होता है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसमें बेतौर यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2006 में बेसिकली बात करें तो 71 बिलियन डॉलर था, लेकिन वर्ष 2022 में अगर बात करें तो कितना हो गया है, 460 बिलियन डॉलर हो गया है। जिसके अगर हम बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में हम यहाँ पे अगर बात करें तो भारत जो है, भारत के बाद दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है बांग्लादेश। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं एक बार बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की हम लोग बात करें तो करेंसी क्या है, तो आप लोगों को पता है टका क्या है, करेंसी है यहाँ की। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, तो मोहम्मद सुबुद्दीन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मैं पूछना चाहूंगी क्वेश्चन, जो कि है बांग्लादेश बेसिकली जो है कितने राज्यों से, यानी भारत के जो कितने राज्य हैं बांग्लादेश से सटे हुए हैं या फिर उनके बॉर्डर को टच करते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी आंसर में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा गाय जनगणना की जाएगी? तो गायों की जो है जनगणना कराई जाएगी किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सीएम है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। इनके द्वारा जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश में अभी राज्य सरकार जो कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उनके द्वारा गायों की जो है जनगणना कराने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो योगी सरकार ने जो है यूपी में गायों की गणना कराने की बात कही है। वही गाय की जो गणना होगी, ये जो गणना की जाएगी वो 3 कैटेगरी में होगी। कौन कौन से होंगे? तो पशुपालकों के पास बेसहारा पशुओं या फिर कान्हा उपवन या फिर सड़कों पर छोड़े गए पशुओं की गिनती की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको कैटेगरी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो है सरकार के द्वारा यूपी में गायों की गणना की जा रही है। वहीं ये कदम जो है क्यों उठाया गया है? बेसिकली राज्य
में जो लावारिस या फिर आवारा मवेशियों की समस्या है उसे निजात पाने के लिए इस कदम को बेसिकली उठाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। आप में से जो है कितने लोग बेसिकली डेली का जो लोगों ने रूल बना रखा है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि डेली गायों को रोटी दे के आते हैं, है ना। तो डेली मॉर्निंग में अगर आप लोग स्कूल जाते हो, चाहे ट्यूशन जाते हो, या सुबह के टाइम पे आप लोग या फिर ऑफिस जाते हो, तो कितने लोग हैं ऐसे जो कि गाय को रोटी देना कंपलसरी कर रखा है कि भाई हम जो खाते हैं ना उसमें से एक रोटी जो है हम लोग गाय को देंगे। तो क्योंकि कितने लोग करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है और ये किसने जीता है? तो याद रखिएगा पंजाब के द्वारा जीत लिया गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो पंजाब ने जो है अभी हाल ही में बड़ौदा को हरा कर बेसिकली अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो इस वाली इमेज में आप क्लियरली देख पाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग फैक्ट की, तो जो कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में पंजाब ने जो है अब की बार बाजी मार ली है, यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? पंजाब के द्वारा जो है जीत लिया गया है। वही फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से सशक्त देकर यहाँ पे घरेलू टूर्नामेंट जो कि T20 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अगर बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो ये भारत का एक 20 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCC के द्वारा रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच में ही आयोजित किया जाता है। वहीं 2008-9 में सीजन इस ट्रॉफी का उद्घाटन जो है सीजन किया गया था। बेसिकली आपको याद रखना 2008-9 में जो इस ट्रॉफी को बेसिकली जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो पहली बार कब आयोजन किया गया था? 2008 या 9 में, जो कि इसका ईयर है आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन की। हाल ही में किसने जो है ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने नाम किया है? तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इनका इमेज आप लोग देख के कितनी बार देखा होगा आप लोगों ने। तो इन्हीं के द्वारा जो है मैक्स वेरस्टेपन, इनका नाम क्या है? मैक्स वेरस्टेपन इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा जो है अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। क्या नाम है इनका? मैक्स वर्स्टेपन। तो इनका नाम याद रखना है और इन्हीं के द्वारा भी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। हाल ही में जो है देश के दलित सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो दलित इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द कंट्री कौन चुने गए हैं? इनका नाम याद रखना है, इनका नाम क्या है? हीरा लाल सामरिया। क्या नाम है इनका? हीरा लाल सामरिया, जो कि अभी पहले जो है देश के दलित सूचना आयुक्त बने हैं। तो ये एक IAS ऑफिसर भी है जो कि 1985 बैच के हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CIC बोलते हैं। अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में इसको यहाँ पे बोल सकते हैं अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जो कि 2005 के केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है, संविधान में पहले से नहीं था, इससे बाद में अधिनियम के द्वारा लाया गया है, ठीक है। वहीं सदस्य की बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और इसमें 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, ये भी याद रखना है। नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति कराया जाता है, और जिसमें अध्यक्ष के रूप में बेसिकली प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है। क्षेत्र अधिकार की बात करें तो आयोग का बेसिकली जो क्षेत्र अधिकार की बात करें यहाँ पे, तो अधिकार का जो क्षेत्र होता है तो सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक होता है इनका। बेसिकली ये कहाँ पर जो है काम कर सकते हैं? तो कहाँ का? केंद्रीय लोक प्राधिकरण तक इनका क्या हो सकता है? ये काम कर सकते हैं। और कार्यकाल की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, यानी जो भी पहले हो जाए उस समय तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर इनकी पूर्ण नियुक्ति की बात करें तो पूर्ण नियुक्ति नहीं की जा सकती। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CIC के बारे में, यानी कि सेंट्रल कमीशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अगर बात करें इससे पहले कौन थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हीरा लाल के से पहले जो है कौन थे आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के? तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी थोड़ा जाके गूगल पे सर्च करिए और मुझे बताइए कि कौन थे।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी 95वां सदस्य बन गया है, यानी 95वां जो है सदस्य बना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन बना है, चिली बना है। कौन बन गया गाइस, चिली बना है। तो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, याद रखना है आपको, चिली जो है अभी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का भी 95 सदस्य चुन लिया गया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में, तो याद रखिएगा यह क्या है, एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो कि प्राथमिक कार्य वित्त पोषी एवं प्रौद्योगिकी को लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देने के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बोले क्या काम करता है, यहाँ पे जो इसका स्लोगन रखा गया है वो क्या रखा गया है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करते हुए जो है एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। वहीं इसका उद्देश्य क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी अन्य क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हस्तांतरित करना है। वहीं ये जो है भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस यानी पेरिस में एक यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन के द्वारा यानी COP21 में जो है यहाँ पर 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू किया गया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो बेसिकली जो है किन दो देशों के द्वारा शुरुआत की गई थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो भारत और फ्रांस के द्वारा। कब, 30 नवंबर 2015 को। वहीं इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना है और 2030 तक बेसिकली क्या करना है, हमें सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना है। तो हम जो है ये जो बिजली का यूज करते हैं ना, हमारा पूरा फोकस किस पे होगा आने वाले समय पर, सौर के ऊपर होगा। यानी कि जो सूर्य से बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, ऊर्जा को लेंगे और उसी से ही जितना भी हम लोग बिजली को यूज करते हैं तो उसी के ऊपर हमें डिपेंड होना है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरा बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 19 है, हाल ही में जो है किस राज्य या फिर यूटी में जो है वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर की वजह से ट्रक कॉमर्शियल वाहन निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है और स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो दिल्ली की यहाँ पे आप लोग इमेज देख पा रहे हैं जो कि कितनी खतरनाक है ना। तो अभी जो है इसी की वजह से जो भयानक प्रदूषण आप लोगों को देखने को मिलता है बेसिकली जब सर्दी होती है, जब सर्दी की शुरुआत होती है और पूरे ये 3 महीने तक बेसिकली आपके सामने देखने को मिलेगा ये धुंध। तो इसी की वजह से जो है अभी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हमारा राजधानी है नई दिल्ली, उसमें इतना खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली है। तो देश की राजधानी जो कि दिल्ली है, अभी यहाँ पर क्या किया गया, 5 नवंबर 2023 को जो एयर क्वालिटी की बात करें उस इंडेक्स में जो है बेसिकली 450 मार्क किया गया था। वहीं अभी जो हाल ही में द कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने जो पूरे दिल्ली में GRAP के स्टेज के यहाँ पे जो है 4 को लागू कर दिया है। GRAP क्या है, तो इसे एक बार जान लेते हैं। तो याद रखिएगा ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो कि क्या काम करेगा, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और दिल्ली में एक प्रदूषण नियंत्रण योजना को यहाँ पे जो है योजना के तहत यहाँ पे काम किया जाएगा। जो कि इस योजना के तहत बात करें तो विभिन्न चरणों में NCR और NCR के आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत बेसिकली द कमिश्नर ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा यहाँ पे आपातकालीन उपायों को एक सेट कर लागू किया जाता है। इसमें क्या होगा कि आप बेसिकली क्या करते हैं, जब GRP लग जाता है ना, वहां पे क्या काम होगा, प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी ट्रैक होंगे ना उन सभी के ऊपर क्या होगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। या फिर कॉमर्शियल जितने भी 4 पहिया होंगे उन सब के ऊपर भी क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वही सभी प्रकार की निर्माण कार्य पर भी सभी जितने भी बोल सकते हैं कि निर्माण कार्य होते हैं उन सभी के ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो क्या होती है, विशेष स्थान पर वायु प्रदूषण की सीमा को निर्धारित करती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ना इमेज में, तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे इसके बारे में। तो देश में जो है वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता स्थिति को आप इस इंडेक्स से समझ सकते हैं जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो सबसे गुड कब माना जाएगा, जब आपका 0 से 50 के बीच में होगा। 50 से 100 के बीच में होगा तब क्या माना जाएगा, मॉडरेट माना जाता है। वही 100 से 150 के बीच में होगा वो क्या होगा, अनहेल्दी होगा। वहीं 150 से 200 के बीच में अगर पाया जाता है वो बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे
तो ये क्या होगा, अनहेल्दी हो जाएगा वहीं पे। फिर वेरी अनहेल्दी कब होगा, जब आपका 200 से लेकर 300 होगा, और 300 से लेकर 500 के बीच में होगा, बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएगा प्रदूषण। तो इसके अनुसार यदि हवा साफ है तो इंडेक्स कितना होगा, 0 से लेकर 50 के बीच में आप लोगों को दिखाई देगा। अन्यथा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वायु गुणवत्ता में संतोषजनक होने की स्थिति में इंडेक्स 51 से 100 के बीच में दर्शाया जाएगा। और 101 से लेकर 200 का मतलब क्या है, वायु प्रदूषण का स्तर क्या है, मध्यम श्रेणी में है। लेकिन वहीं क्या होगा, 2001 से लेकर 2000 यहाँ पे जो है 300 तक के बीच में पहुंचेगा, तब क्या होगा, इस स्थिति में वायु गुणवत्ता खराब स्थिति को दर्शाता है। साथ ही साथ इंडेक्स जब 103 से लेकर 400 के बीच में होगा, तो उस समय वायु की जो गुणवत्ता है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब मानी जाएगी, यानी कि जो कंडीशन है वायु प्रदूषण की वो बहुत ज्यादा खराब मानी जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो है 401 से लेकर 500 के बीच में जो ये वायु गुणवत्ता की स्थिति रहेगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके एरिया में जो है इस इंडेक्स में से आपका एरिया जो है किस में आता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे इस बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 है। तो अभी जो है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार जो है 6,000 रुपए प्रति माह का गुजारा कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अभी बताया गया है, रिपोर्ट आई है कि जो राज्य जो है ना 1/3 से अधिक परिवार जो है वहां पर 6,000 रुपए प्रति माह से गुजारा कर रहे हैं। तो आपको पता ही है अभी जो है बिहार में अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जो है जातीय बोल सकते हैं कि जातीय जनगणना कराई गई है कि बिहार में जो है कितने जाति हैं उनके बेस पर यहाँ पे जाति गणना कराई गई है। तो उसी में ही बताया गया है इस रिपोर्ट में ही कि जो राज्य में जो है 1/3 से ऐसे अधिक परिवार वाले हैं जो कि 6,000 रुपए प्रति माह कमाते हैं। अभी बात करें कि नीतीश सरकार के द्वारा विधानसभा में अभी जो जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई है उसे सामने रखा गया है, और बिहार में कुल कितने परिवार है, तो 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिसमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि मानसिक आय 6,000 रुपए है या फिर उससे भी कम, यानी कि परिवार जो है हर रोज 200 रुपए ही कमा पाता है। तो इतना याद रखना है आपको। और इसी के साथ हम थोड़ा बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की स्थापना कब हुआ था या फिर बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 22 मार्च 1912 को जो है बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी की बात करें तो पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ है। क्या नाम है इनका, राजेंद्र विश्वनाथ है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है, तो 40 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 60, माफ कीजिएगा 16 है। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार जो है ना कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार आपको को क्या करना है, इंडिया का मैप देखना है और वहां पे निगाह फेर के आइए और फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का। तो हाल ही में जो है आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, आप सभी के सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर बताने का टाइम है। तो हाल ही में जो है किस देश ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी गई है, तो किसने किया, फिलीपींस ने किया। किसने किया है, फिलीपींस के द्वारा किया गया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोशिश कीजिए कि आप लोग बाहर जब निकले ना तो मास्क लगा के निकले, क्योंकि जो बाहर की जो बोल सकते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ओके, तो आपकी सेहत आपके हाथों में ही है। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, आई लव यू गाइस।